Hello dear students, today in this video I will teach you a very important and useful topic that is called syntax. इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स चैप्टर के बारे में बताऊंगा। ये चैप्टर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो एरर्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, उनको सही करना ये पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा। कुछ रूल्स वो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बोर्ड पेपर की दृष्टि से, और निश्चित रूप से उनमें से कुछ न कुछ सेंटेंसेस यूपी बोर्ड की परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, यदि कोई सेंटेंस आल्दो या दो आल्दो या दो दोनों का अर्थ होता है यद्यपि। यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग आल्दो या दो में से किसी वर्ड से होती है तो जो इनकरेक्ट सेंटेंस होता है, इनकरेक्ट सेंटेंस में बीच में बट कंजक्शन दिया होता है। आल्दो या दो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में बीच में जो कंजक्शन दिया होता है वो बट होता है। तो यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस है, उसको करेक्ट करना है तो करेक्ट करने के लिए आपको बट हटाना होता है। सेंटेंस के बीच से बट को हटा करके इसके स्थान पर या तो कॉमा लगा दीजिए या एट का यूज कर दीजिए। तो ये रूल बनेगा, यदि कोई सेंटेंस आल्दो या दो में से किसी से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस के बीच में जो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, जिसको करेक्ट करना होगा, उसके बीच में बट कंजक्शन दिया होगा और करेक्ट करने के लिए आपको बट कंजक्शन हटा करके उसके स्थान पर कॉमा या एट का यूज करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, बट ही पास्ट। ये सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको करेक्ट करना है। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग दो से है, और जब स्टार्टिंग दो से है तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आल्दो या दो में से किसी से स्टार्टिंग होगी तो ऐसे सेंटेंस के बीच में बट कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। इसमें बट कंजक्शन दिया हुआ है, इसको हटा करके और जब करेक्ट किया जाएगा तो इसके स्थान पर या तो कॉमा लगाया जाएगा और या फिर एट का यूज करेंगे। तो ये करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड, कॉमा या एट ही पास्ट। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। और जब इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर बट हटा करके इसके स्थान पर कॉमा या एट लिख देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया, इसको पुनः सुन लीजिए। यदि कोई सेंटेंस आल्दो या दो में से किसी से स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस के बीच में बट कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं, बट कंजक्शन के स्थान पर कॉमा या एट का यूज किया जाता है। रूल नंबर 2, यदि कोई सेंटेंस अनलेस या अनटिल से स्टार्ट हो, अनलेस या अनटिल ये भी दोनों कंजक्शंस हैं, ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अनलेस और अनटिल दोनों का अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। तो यदि अनलेस या अनटिल में से कोई कंजक्शन सेंटेंस के प्रारंभ में दिया हो या सेंटेंस के बीच में दिया हो, अगर सेंटेंस के प्रारंभ में दिया है तो पहला सेंटेंस जो होगा
जैसे लिखा हुआ है अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, कॉमा ही विल नॉट पास। अब इस सेंटेंस में देखिए अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास। तो इस सेंटेंस में अनलेस कंजक्शन जो फर्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट वर्क हार्ड इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये बीच में भी यहाँ लिखा हो सकता था, अगर बीच में लिखा होता तो ये दूसरे वाले सेंटेंस के साथ में जुड़ा हुआ माना जाता। तो जिसके साथ में अनलेस या अनटिल में से कोई कंजक्शन जुड़ा होगा उस सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसको अफर्मेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो चूंकि इस एग्जाम्पल में पहले सेंटेंस के साथ में देखिए अनलेस जुड़ा हुआ है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये एक सेंटेंस यहाँ तक है, और दूसरा है ही विल नॉट पास। तो इसमें अफर्मेटिव फॉर्म में हम चेंज करेंगे इस सेंटेंस को जिसके साथ में अनलेस जुड़ा हुआ है। तो इसको अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें से डज नॉट को हटाएंगे, डज नॉट को हटा दिया जाएगा, इसको अफर्मेटिव फॉर्म में बदलना है। तो ये हो जाएगा अनलेस ही, और जब डज और नॉट दोनों हटेंगे तो इसका हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, वर्क का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, पांचवा रूप। तो हो जाएगा वर्क्स। फिफ्थ फॉर्म बनता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ने से। तो हो गया वर्क्स हार्ड, फिर कॉमा, सेकंड सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ही विल नॉट पास। यदि ये अनलेस या अनटिल में से कोई कंजक्शन वाक्य के बीच में लिखा होता तो दूसरा वाला जो सेंटेंस होता उसको चेंज किया जाता अफर्मेटिव फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है आई शैल नॉट गो देयर अनटिल ही डज नॉट इनवाइट मी। अब इस एग्जाम्पल में देखिए जो अनटिल वर्ड आया है ये कंजक्शन कहाँ दिया हुआ है, सेंटेंस के बीच में। तो ये दूसरे सेंटेंस के साथ, इस वाले सेंटेंस के साथ में इसको जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो अब जो अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज किया जाएगा वो कौन सा सेंटेंस चेंज किया जाएगा, सेकंड सेंटेंस चेंज किया जाएगा, अनटिल के बाद वाला सेंटेंस। इसमें अनलेस पहले सेंटेंस के साथ जुड़ा था तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज किया गया था, और इस दूसरे एग्जाम्पल में अनटिल दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है तो दूसरे सेंटेंस को चेंज किया जाएगा अफर्मेटिव फॉर्म में। तो इसका हो जाएगा आई शैल नॉट गो देयर अनटिल। अब इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव फॉर्म में, तो इसमें से डज नॉट हटाया जाएगा, इनवाइट का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा ही इनवाइट्स मी। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यदि अनलेस या अनटिल में से कोई कंजक्शन स्टार्टिंग में लिखा हो सेंटेंस के तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज किया जाएगा, और अगर बीच में है तो सेकंड सेंटेंस को निगेटिव से अफर्मेटिव फॉर्म में बदलेंगे। इस प्रकार से ये दो नियम हुए। अब तीसरा नियम देखना है, रूल नंबर 3 देखते हैं। एक होता है डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डबल कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और डबल सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की क्या होती है, इसको पहले समझिए। देखिए, यदि एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में ER भी जुड़ा हो और उसके पहले मोर भी लिखा हो, जैसे कोई शब्द है टाल, तो टाल की कंपैरेटिव हो गई टालर, और इसके पहले लिख दीजिए मोर, तो मोर टालर। तो ये मोर टालर डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कही जाएगी। इसी तरह से इसको कहेंगे डबल
कंपैरेटिव डिग्री। डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसी तरह से अगर किसी एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में ईएसटी जुड़ा हो और उसके पहले मोस्ट भी लिखा हो, अंत में ईएसटी जुड़ा हो उसके पहले मोस्ट भी लिखा हो, तो इसको कहा जाता है डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे लिखा हुआ है मोस्ट वाइजेस्ट, तो वाइज की सुपरलेटिव डिग्री हो गई वाइजेस्ट, इसके पहले मोस्ट भी लगा दिया गया, तो ये मोस्ट वाइजेस्ट कहा जाएगा डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। In this way, if in any sentence double comparative degree or double superlative degree of adjective is given, यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री दी हो, तो ऐसे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जिसमें डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दी होगी वह सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। उसको करेक्ट करने के लिए आपको डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री को सिंगल डिग्री में चेंज करना है। एज फॉर एग्जांपल, किसी सेंटेंस में मोर टालर दिया है, तो मोर टालर डबल कंपैरेटिव डिग्री है। ऐसा सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आपको मोर हटाना होगा, मोर को रिमूव करना होगा। एज फॉर एग्जांपल, ही इज मोर फैटर देन आई। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट बिकॉज इन दिस सेंटेंस डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड। ये इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें एडजेक्टिव की डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। फैटर और उसके पहले मोर लगा दिया गया, तो मोर फैटर, दिस इज डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। टू करेक्ट दिस सेंटेंस, डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विल बी चेंज्ड इनटू सिंगल डिग्री। इसको करेक्ट करने के लिए डबल कंपैरेटिव डिग्री को सिंगल डिग्री में चेंज करना होगा, इसलिए इसमें से मोर हटाएंगे। तो जब इसको करेक्ट करेंगे तो लिखा जाएगा ही इज फैटर देन आई। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस था और ये हो गया करेक्ट, क्योंकि इसमें डबल कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया गया था और इसमें डबल कंपैरेटिव से सिंगल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर दिया गया। तो किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए जिसमें डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। जैसे लिखा हुआ है, शी इज़ द मोस्ट richest lady in my family। In this example, we see that double superlative degree of adjective has been used. The most richest, rich positive degree, richer comparative degree, and richest is superlative degree. Richest is already superlative degree, and by using most it will be changed into double superlative degree। जब richest के पहले most का यूज कर दिया जाएगा then it will be changed into double superlative degree, and double superlative degree if in any sentence has been used then that sentence will be incorrect। अगर किसी सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो वह सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसको करेक्ट करने के लिए इसमें से मोस्ट को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा शी इज़ द रिचेस्ट लेडी इन माई फैमिली।
इसमें से मोस्ट को रिमूव किया जाएगा, तो ये पूरा होगा शी इज़ द रिचेस्ट लेडी इन माई फैमिली। अभी ये सेंटेंस मोस्ट के यूज होने से, रिचेस्ट के पहले मोस्ट का यूज करने से इनकरेक्ट सेंटेंस है। जब मोस्ट को हटा दिया जाएगा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये रूल आपका बनेगा, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की डबल कंपैरेटिव डिग्री एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। यदि किसी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो उसको सिंगल डिग्री में चेंज किया जाता है। सिंगल डिग्री में चेंज करने के लिए मोर और मोस्ट को रिमूव किया जाता है। एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में जो ई आर और ई एस टी जुड़ा होता है उसको हटाया नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर 3 है आपका। अब आप देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए, यदि टू सेंटेंसेस को लेस्ट कंजक्शन से, लेस्ट भी एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो इफ टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद कंजक्शन लेस्ट, यदि दो सेंटेंसेस को लेस्ट कंजक्शन से जोड़ा गया है तो करेक्शन करने के लिए आपको देखना होगा कि लेस्ट के बाद में, जो लेस्ट के बाद सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। तो ये रूल होता है कि आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद जो सेंटेंस लिखा होगा उस सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज होता है, ये करेक्ट है। और अगर नॉट का यूज किया गया है तो नॉट का यूज इनकरेक्ट है, नॉट का यूज नहीं होता है। इफ टू सेंटेंसेज आर कंबाइंड विद लेस्ट, यदि दो सेंटेंसेज को लेस्ट से कंबाइन किया गया है, लेस्ट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आफ्टर लेस्ट जो सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का यूज किया जाएगा और नॉट का यूज नहीं होगा। अगर किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो आप उसको रिमूव करके, हटा करके उसके स्थान पर शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज करेंगे। नॉट दिया होगा तो उसको हटा दिया जाएगा और शुड के अतिरिक्त यदि अन्य कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब दी है तो उसको भी हटा करके और उसके स्थान पर शुड का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है स्टडी वेल लेस्ट यू मे फेल। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए इसमें एक सेंटेंस है स्टडी वेल, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और लेस्ट से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस है यू मे फेल। अब देखिए लेस्ट के बाद आपको बताया गया कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब केवल शुड यूज होगी, अन्य कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में मे का यूज किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है सेंटेंस आपका। इसको करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चेंज करना होगा, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हटा करके और इसके स्थान पर लिखना होगा शुड। और यदि इस सेंटेंस में नॉट वर्ड का यूज किया गया होता तो उसको भी आपको रिमूव करना होता, नॉट को भी हटाना होता। तो इसका ये रूल बनेगा, इफ टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद लेस्ट कंजक्शन, यदि दो सेंटेंसेस को लेस्ट कंजक्शन से कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है, देन आफ्टर लेस्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड विल बी यूज्ड। लेस्ट के बाद वाले सेंटेंस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज होगा एंड नॉट विल नॉट बी यूज्ड, और नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह से देखते हैं रूल नंबर 5। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, टू सेंटेंसेस को हु कंजक्शन से कंबाइन किया जाता है। ये कई बार यूपी बोर्ड के पेपर्स में, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यदि दो सेंटेंसेस को हु कंजक्शन से जोड़ा गया है
तो इसमें दो चीज़ों का ध्यान देना होता है। एक तो हु से पहले यहाँ पर, हु से तुरंत पहले यहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया होता है, उसी नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी हु के जस्ट आफ्टर, वो हु से जस्ट बिफोर जो नाउन आर प्रोनाउन दिया होगा, नाउन आर प्रोनाउन, उसी नाउन आर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आफ्टर हु वर्ब का यूज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हु से पहले कोई प्रोनाउन है, नाउन नहीं है प्रोनाउन है, तो उस प्रोनाउन का लिखा जाता है सब्जेक्टिव केस। यदि वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया है तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाएगा, उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से देखें, इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में देखिए ये टू सेंटेंसेज को कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है हु से। यहाँ पर हु एज ए कंजक्शन है। तो इसके पहले देखिए जो प्रोनाउन लिखा हुआ है, इस प्रोनाउन का लिखा जाएगा सब्जेक्टिव केस, और इसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज होगा। तो ये हु से पहले जो मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा इट इज आई होगा, मी के स्थान पर आई, और हु और आई के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एक बार पुनः समझने का प्रयास करें। इफ टू सेंटेंसेस को, यदि दो सेंटेंसेस को हु से जोड़ा गया है, तो हु से पहले जो भी नाउन आर प्रोनाउन दिया होगा, उसी नाउन आर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जस्ट आफ्टर हु, हु के तुरंत बाद वर्ब का यूज किया जाएगा। और अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का लिखा जाएगा सब्जेक्टिव केस। अगर नाउन है तो नाउन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर नंबर नाउन है तो हु के बाद वर्ब सिंगुलर नंबर की यूज होगी, और अगर प्लूरल नंबर कोई नाउन है तो हु के बाद वर्ब प्लूरल नंबर की यूज होगी। इस प्रकार से दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें। पहली चीज़, हु से पहले आपका नाउन है या प्रोनाउन है, उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हु के बाद वर्ब का यूज होगा, और प्रोनाउन यदि ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है तो उसको सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। इस तरह से ये रूल नंबर हो गया आपका 5। अब देखना है रूल नंबर 6। ये वो सभी सेंटेंसेज हैं जो अनिवार्य रूप से यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इनमें से कई सेंटेंसेज ऐसे हैं जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं। अगला है ये एज वेल एज, along with, and with। अगर इनमें से किसी भी कंजक्शन से, एज वेल एज, along with, और with, इनमें से किसी भी कंजक्शन से किसी सेंटेंस के दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, किसी सेंटेंस के टू सब्जेक्ट्स एज वेल एज और along with और with, इनमें से किसी से भी टू सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, इन दैट सेंटेंस वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होगी। पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर या तो सिंगुलर नंबर होगा और या सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा। तो जो पहला आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है हरी एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव
डन इट। देखिए इस एग्जाम्पल में 2 सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, एक है हरी और दूसरा है हिज फ्रेंड्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं किससे? एज वेल एज से। तो चाहे ये एज वेल एज से जुड़े होते, चाहे एलॉन्ग विद से जुड़े होते और विद से जुड़े होते, इनमें से किसी से भी दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया होता तो जो पहला सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग ऐसे सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करना है। तो देखिए इसमें पहला सब्जेक्ट है हरी और सेकंड सब्जेक्ट आपका है हिज फ्रेंड्स, जो कि हरी सिंगुलर नंबर है और हिज फ्रेंड्स प्लूरल नंबर है। तो वर्ब जो इसमें यूज़ की गई है वो हैव है और हैव है प्लूरल नंबर, जबकि वर्ब का यूज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके नंबर के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए। तो पहला सब्जेक्ट हरी है, हरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं आएगा बल्कि हैव के स्थान पर हैज़ का यूज होगा। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। जब इसको करेक्ट करेंगे तो ये लिखेंगे और यहाँ पर हैव के स्थान पर ये हैज़ हो जाएगा और ये हैज़ किसके अनुसार होगा? हरी के अनुसार होगा। तो इसका रूल क्या है? यदि किसी सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट्स एज वेल एज, एलॉन्ग विद या विद में से किसी कंजक्शन से जुड़े होंगे तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका रूल नंबर 6 हुआ।